हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मॉक टेस्ट नंबर 3 कराने वाला हूं। तो इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स सभी के क्वेश्चन इसमें देखने को जरूर मिल जाएंगे और साथ में बायोलॉजी का भी क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। तो भाई, अगर आप लोग बीपीएससी टीचर हो या फिर बीपीएससी की या फिर किसी वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग इस सेशन को जरूर ज्वाइन करना, आपके लिए ये सेशन बेनिफिशियल है। तो चलिए, मैं यहाँ पर 35 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हुआ हूँ। आप लोग अपने लेवल को देख लो कि आपका 35 में से कितना सही होता है। और यहाँ पर मैं आपके साथ डिटेल डिस्कशन भी करूंगा। आपको 2 सेकेंड का टाइम दूंगा, करेक्ट आंसर आप लोग अपना लिखना और उसके बाद जो है चेक करना कि 35 में से आप लोग कितना स्कोर कर सकते हो। और उसके बाद मैं आपके साथ यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन भी कर लिया करूंगा। तो चलो भाई, देख लेते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है भाई? तो वो सेरिब्रम है, सेरेब्रम है, मेडुला ऑब्लोंगोटा, इनमें से कोई नहीं है। तो भाई, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो आपका क्या होता है, बता दो आप लोग जल्दी से। 2 सेकेंड टाइम दे रहा हूं आपको। तो भाई, वो आपका सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम होता है आपके मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। ओके, अब देखो, सेरिब्रम से बात हुई है तो यहां पर आपको याद रख लेना है कि सबसे बड़ा और विकसित भाग भी यही है। सबसे डेवलप्ड भाग और सबसे बड़ा भाग जो है आपका सेरिब्रम ही है। और ये सेरिब्रम जो है, ये इसका मेन वर्क क्या होता है, इसका कार्य भी आपको याद रख लेना है। तो भाई, इसका मेन वर्क क्या है कि आपके जो है ज्ञान, बुद्धि, ज्ञान, बुद्धि, फिर आपका जो स्मृति होता है, मेमोरी, ओके, और इच्छा जो होता है आपको, उसे वो नियंत्रित करता है। तो ज्ञान, बुद्धि, स्मृति, इच्छा, ये सभी चीज को नियंत्रित आपका कौन करता है भाई? तो वो आपका कंट्रोल करता है, सेरिब्रम कंट्रोल करता है। इसको ध्यान में जरूर रख लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो इसको इसमें मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेरिब्रम से क्या आपको वर्क होता है भाई? तो ज्ञान, बुद्धि, स्मृति, इच्छा, इन सभी को कंट्रोल आपका सेरिब्रम करता है। सेरिब्रम अगर आपसे बात कर लिया जाए तो ये ब्रेन का सेकंड सबसे बड़ा भाग है आपका। ब्रेन का सेकंड बड़ा भाग मतलब दूसरा सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, तो ब्रेन का दूसरा बड़ा भाग क्या है भाई? तो वो आपके सेरिब्रम हो जाते हैं। ठीक है, और देखो, जब कोई भी इंसान अल्कोहल पीता है तो अल्कोहल जब भी पीता है तो वो अपना नियंत्रण खो देता है। तो इसमें आपका सेरिब्रम अफेक्ट हो जाता है। तो अल्कोहल पीने के टाइम आपका क्या अफेक्ट होता है? तो सेरिब्रम अफेक्ट हो जाता है। आप लोग देखते हो कि जब भी कोई अल्कोहल पीता है ना, तो उस टाइम पे वो सही से चल नहीं पाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उसका सेरेब्रम जो है अफेक्टेड है, इसीलिए वो सही से नहीं चल पाता है, वो इधर से उधर होता रहता है। तो अल्कोहल ड्रिंक करने से क्या होता है भाई? तो ड्रिंक से आपका सेरेब्रम क्या हो जाता है? वो अफेक्ट होता है। इसको ध्यान में जरूर रख लेना आप लोग। सेरेब्रम जो होता है भाई, ये हमारे बोलने की क्षमता को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, तो बोलने की क्षमता, तो बोलने की क्षमता को कौन कंट्रोल करता है? तो आपका सेरेब्रम कंट्रोल करता है। इस बात को भी ध्यान में जरूर रख लेना आप लोग। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य कितने थे? तो यहाँ क्या पूछा है? अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य। तो भाई, पहले यही याद रख लो कि अंतरिम अंतरिम सरकार बना कब था। तो ये देखो, बना था आपके 2 सितंबर 1946 में। ठीक है, तो 2 सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। और इसमें जो कितने सदस्य मुस्लिम लीग से थे? तो 5, 6, 4 या 2। तो आप लोग इसको जरूर बताओ कितने सदस्य थे। तब तक मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूं। तो अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1946 में जो है अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। और अंतरिम सरकार के गठन का जो नेतृत्व किया था भाई, अंतरिम सरकार का नेतृत्व आपका किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है अंतरिम सरकार का नेतृत्व करा था। अब अंतरिम सरकार के मैं मिनिस्टर के बारे में भी थोड़ा डिस्कस आपसे करता हूं। तो अंतरिम सरकार में मिनिस्टर जो थे भाई, तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रख लेना। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से आ सकता है। तो देखो, अगर आपसे पूछ ले कि खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे अंतरिम सरकार में, खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, बताओ तो आप लोग। तो खाद्य एवं कृषि मंत्री आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है आपके खाद्य एवं कृषि मंत्री हो जाते हैं अंतरिम सरकार में। नेक्स्ट आपको याद रख लेना है, आपसे पूछ ले श्रम मंत्री मतलब कि लेबर मिनिस्टर अगर पूछ ले भाई, तो जगजीवन राम आपको याद रख लेना है। जगजीवन राम आपको याद रख लेना है, जगजीवन राम। थर्ड आपको क्या याद रख लेना, अगर आपसे एडुकेशन मिनिस्टर पूछ ले, एडुकेशन शिक्षा मंत्री पूछ ले भाई, तो एडुकेशन मिनिस्टर आपके सी राजगोपालाचारी हो जाते हैं। सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी।
तो सी राजगोपालाचारी आपके एडुकेशन मिनिस्टर हो जाते हैं अंतरिम सरकार में। नेक्स्ट याद रख लेना आप लोग कि क्या कहता हूं, रक्षा मंत्री अगर पूछ ले, तो रक्षा मंत्री अगर आपसे पूछ ले तो बलदेव सिंह याद रख लेना। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री कौन, तो बलदेव सिंह के साथ आप लोगों को याद रख लेना है रक्षा मंत्री को। बलदेव सिंह हो गए आपके रक्षा मंत्री। अगर आपसे पूछ ले कि वित्त मंत्री कौन थे, वित्त मंत्री अगर पूछ ले, फाइनेंस मिनिस्टर, तो वित्त मंत्री आपके लियाकत अली हो जाते हैं। लियाकत अली। वित्त मंत्री कौन, तो लियाकत अली आपके वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे अंतरिम सरकार में। चलो आप लोग इसका आंसर बता दो। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे, तो भाई देखो इसमें जो थे मुस्लिम लीग के सदस्य वो 5 हुआ करते थे, तो मुस्लिम लीग के सदस्य 5 थे, इसको जरूर ध्यान रख लेना आप लोग। नेक्स्ट, निम्न में कौन एक अस्थायी कण है, तो भाई अस्थायी कण कौन सा है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनमें से कोई नहीं। तो अस्थायी कण अगर बात हो गया तो अस्थायी कण आपका हो जाता है वो न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन का ये आपका न्यूट्रॉन किसने न्यूट्रॉन की खोज करी है भाई, डिस्कवरी किसने करा है न्यूट्रॉन का, तो ये जेम्स चैडविक ने करा है न्यूट्रॉन का डिस्कवरी। तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का डिस्कवरी करा था, जेम्स चैडविक। ओके, तो जेम्स चैडविक ने किसका डिस्कवरी करा है, तो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने करा है। अगर आपसे इलेक्ट्रॉन पूछ ले भाई, तो इलेक्ट्रॉन का किसने करा है, तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का जो है आपका डिस्कवरी करा है। यहां पे आपका क्या है करेक्ट आंसर, वो न्यूट्रॉन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, विश्व में कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमि का विस्तार है, तो भाई ग्रासलैंड का कितने प्रतिशत भूमि, कितने भाग पर विस्तार है, ये पूछा है। आपका जो घास भूमि, जो घास स्थल होता है, ग्रासलैंड होता है, वो कितने एरिया में फैला हुआ है, 1/4, 1/5, 1/9, इनमें से कोई नहीं। तो भाई ये आपका कितने में फैला हुआ है, तो आपका 1 कितना बता दो आप लोग, 1/4 में फैला हुआ है भाई, 1/4 में। अब यहां पर मैं कुछ ग्रासलैंड के बारे में आपसे बात कर लेता हूं। तो पहले याद रख लेना, अगर आपसे पूछ ले कि स्टेपी ग्रासलैंड पूछ ले कहां का ग्रासलैंड है, स्टेपी इंपॉर्टेंट है, जरूर लिखेंगे अपने कॉपी में। स्टेपी अगर पूछ ले तो उत्तरी एशिया और यूरोप के कुछ क्षेत्र में मिलता है, यूरोप के कुछ एरिया में मिलता है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे स्टेपी कहां, तो उत्तरी एशिया और यूरोप के कुछ क्षेत्र में स्टेपी घास का मैदान देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछ ले प्रेयरी घास का मैदान कहां मिलता है, तो प्रेयरी अमेरिका में, ठीक है। नेक्स्ट याद रख लेना पंपास, तो पंपास घास का मैदान कहां है भाई, तो अर्जेंटीना में। पंपास तो अर्जेंटीना में घास का मैदान है। पंपास कहां है, तो अर्जेंटीना में। कॉपी में जरूर लिखोगे, नोट्स जरूर बनाना है। अगर आपसे पूछ ले कैटबरी पूछ ले भाई, तो कैटबरी आपके कहां पे, तो न्यूजीलैंड में है कैटबरी, न्यूजीलैंड में आपका कैटबरी घास का मैदान है, न्यूजीलैंड में कैटबरी घास का मैदान है। दूसरा याद रख लेना टैगा अगर आपसे पूछ ले, तो टैगा भाई ये यूरोप के घास को मैदान को टैगा कहा जाता है, यूरोप के घास के मैदान को टैगा कहा जाता है। नेक्स्ट यू हैव टू रिमेंबर कंपोस, अगर कंपोस पूछ ले तो कंपोस आपके ब्राजील के घास के मैदान को कंपोस कहा जाता है, ब्राजील के घास के मैदान को कंपोज कहते हैं। अब लिख लो भाई, लिख लो, डिटेल दे रहा हूं, लिख लो अच्छे से। अगर आपसे पूछ ले लानोस अगर पूछ ले आपसे, तो लानोस जो है भाई वो कोलंबिया और वेनेजुएला का है, कोलंबिया और वेनेजुएला के घास को मैदान को लानोस कहा जाता है। कोलंबिया और वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो लानोस कहा जाता है। वेल्स अगर पूछ ले, अगर वेल्स पूछ ले, तो वेल्स अफ्रीका के साथ चले जाइयो आप लोग। वेल्स कहाँ का घास का मैदान है, तो अफ्रीका के घास का मैदान को वेल्स कहा जाता है। एंड डाउन्स अगर पूछ ले, तो डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। डाउन्स कहाँ का, तो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को भाई वो डाउन्स कहा जाता है। पूरा आप लोग जरूर लिखेंगे अपने कॉपी में, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है, डाउन्स। ओके, नेक्स्ट, आप लोग अपना मार्क्स जरूर यहाँ पर चेक करते हुए चलेंगे कि आप लोग ने कितना स्कोर करा है। 35 में आप लोग कितना स्कोर करते हैं जरूर कमेंट करेंगे, एंड चेक करो अपना लेवल आप लोग जरूर। निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है, तो भाई यौगिक पारा, ओजोन, अमोनिया, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यौगिक अगर पूछ लिया तो अमोनिया यहाँ पे यौगिक है। नेक्स्ट, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो देखो त्रिपुरी संकट जो हुआ था भाई, एक्चुअली ये कब हुआ था, तो 1939 में हुआ था। इस टाइम पे हुआ क्या था, देखो याद रख लेना आप लोग। देखो त्रिपुरी संकट के टाइम पे जो आपके सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया चुनाव में खड़े हुए, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया जो थे वो चुनाव में खड़े हुए, पट्टाभी सीतारमैया जो थे वो
चुनाव में भाई वो खड़े हुए थे। तो सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया जब चुनाव में खड़े हुए तो सुभाष चंद्र बोस का जीत हो गया और पट्टाभी सीतारामैया हार गए, ठीक है। और पट्टाभी सीतारामैया को महात्मा गांधी का सपोर्ट था, महात्मा गांधी का क्या था, तो सपोर्ट था। तो महात्मा गांधी का सपोर्ट था पट्टाभी सीतारामैया को। और जब इस चुनाव में पट्टाभी सीतारामैया हार गए तो महात्मा गांधी कहते हैं कि यह पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं, मेरी व्यक्तिगत हार है। और इसी बात से दुखी होकर सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, तो इस्तीफा दे दिया आपके त्रिपुरी अधिवेशन से, ठीक है। ये त्रिपुरी मतलब कि 1939 का जो त्रिपुरी था उससे इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा के बाद जो है यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद आपके जो है अध्यक्ष फिर से बनाए गए, राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष बनाए गए थे त्रिपुरी संकट के बाद। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बी होने वाला है। और ये आपका त्रिपुरी आखिर है कहाँ पे भाई, तो ये जबलपुर में आपका त्रिपुरी है, जबलपुर एमपी में आपका त्रिपुरी है, जबलपुर एमपी मध्य प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश में आपका ये त्रिपुरी है। तो आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि त्रिपुरी संकट में क्या हुआ था। तो सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया खड़े हुए थे चुनाव में, जिसमें पट्टाभी सीतारामैया जो है चुनाव वो हार गए थे और सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, जिस वजह से पट्टाभी सीतारामैया का सपोर्ट कर रहे थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा कि ये पट्टाभी सीतारामैया का हार नहीं, मेरा हार है। और इस वजह से जो है सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी से रिजाइन दे दिया था। और रिजाइन के बाद जो है राजेंद्र प्रसाद वहां के अध्यक्ष बनाए गए थे। ओके, तो यही क्वेश्चन यहां पूछा है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था 1939 में। एक बात और याद रख लेंगे, ये सुभाष चंद्र बोस जो थे 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के भी अध्यक्ष थे, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के भी अध्यक्ष थे आपके सुभाष चंद्र बोस। तो 1938 हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, इसको भी ध्यान में जरूर रख लेना है आपको। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस अगर पूछ लिया है तो इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। डेट वाला तो मैंने बार बार कहता हूं यार कि इंपॉर्टेंट है, डेट से क्वेश्चन पूछता है। तो पृथ्वी दिवस तो 22 अप्रैल को। जल दिवस अगर पूछ ले तो 22 मार्च चला जाना, जल दिवस, ठीक है। तो जल दिवस कब, तो भाई वो 22 मार्च को आपका जल दिवस है, आपका 22 मार्च को। अगर आपसे पूछ ले बिहार दिवस, बिहार दिवस भी आपका जो है 22 मार्च को ही मनाया जाता है। बिहार दिवस जो है आपके 22 मार्च को, जल दिवस भी 22 मार्च को। ओके, भारतीय संविधान को अपनाया गया गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, संविधान सभा द्वारा। तो भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था वो किसके द्वारा अपनाया गया था बता दो, तो भाई वो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था संविधान। अच्छा, एक बात यहाँ पे आप लोग याद रख लेना जरूर कि पृथ्वी दिवस का 2024 का थीम क्या था। ये पृथ्वी दिवस का 2024 का थीम क्या था, कमेंट आप लोग जरूर करें, बताइए तो क्या थीम था। तो भाई इसका थीम था हमारी पृथ्वी को पुनः स्थापित करना, हमारी पृथ्वी को पुनः स्थापित करना। तो 2024 का थीम क्या है भाई, तो हमारी पृथ्वी को पुनः स्थापित करना जो है पृथ्वी दिवस का थीम था 2024 का। ओके, नेक्स्ट, भारतीय संविधान को अपनाया, तो भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया है, तो अपनाया गया है संविधान सभा के द्वारा। और कब अपनाया गया है, तो भाई ये अपनाया गया है 26 नवंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया, तो ये अपनाया गया है 26 नवंबर 1949 को। और अगर पूछा जाए कि लागू कब किया गया है, लागू कि संविधान को लागू कब किया गया है, तो 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया है। और अपनाया पूछे तो 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर को ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन डे मतलब संविधान दिवस, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है भाई, तो ये मनाया जाता है आपके 26 नवंबर को, संविधान दिवस 26 नवंबर। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक स्थलारुद्ध देश है, तो स्थलारुद्ध देश तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनमें से कोई नहीं, बता दो कौन सा है। तो स्थलारुद्ध देश जो है इनमें से जो है भाई वो तजाकिस्तान हो जाता है, तजाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक रूपांतरित चट्टान है, बताओ रूपांतरित चट्टान कौन सा है इनमें से, चूना पत्थर, नीश, कोयला, ग्रेनाइट। तो भाई यहाँ पर रूपांतरित चट्टान अगर पूछा है तो वो आपका क्या होता है बता दो आप लोग जल्दी से, फटाफट बताओ क्या होता है रूपांतरित चट्टान इनमें से, तो ये आपका नीश हो जाता है रूपांतरित चट्टान। ओके, निम्न में लुप्त हुआ जंतु कौन सा है, तो लुप्त हुआ जंतु कौन सा है, तो वो आपका डायनासोर है, ड्रैको है, मेमोथ है, इनमें से कोई नहीं। तो लुप्त हुआ जंतु जरूर आप लोग कमेंट करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या है बताओ आप लोग जल्दी से। तो लुप्त हुआ जंतु आपका डायनासोर हो जाता है, लुप्त हुआ जंतु।
भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य, तो सबसे आगे कौन सा है भारत में? दूध सबसे ज्यादा कहां पर होता है बताओ आप लोग? तो दूध आपके यूपी में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, पंजाब में होता है, हरियाणा में। तो भाई दूध अगर पूछ ले तो दूध आपके सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। दूध 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 कहाँ होता है सबसे ज्यादा? उत्तर प्रदेश। अगर चावल पूछ ले आपसे सबसे ज्यादा कहाँ होता है भाई, तो चावल आपके वेस्ट बंगाल में होता है। चावल आपका वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा होता है। ओके, चावल कहाँ होता है? तो वेस्ट बंगाल में। आलू अगर पूछ ले, आलू अगर सबसे ज्यादा पूछ ले कहाँ होता है, तो ये यूपी में होता है आलू सबसे ज्यादा। ओके, अब देखो दूध उत्पादन से बात हुआ है, तो दूध उत्पादन से एक क्रांति याद रख लो, याद, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जो कि दूध उत्पादन से रिलेटेड है, श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति के फादर कौन है? श्वेत क्रांति के जनक कौन है बताओ तो आप लोग? तो ये वर्गीज कुरियन हो जाते हैं, वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन। और श्वेत क्रांति से ही ऑपरेशन फ्लड भी रिलेटेड है। ऑपरेशन फ्लड जो है आपका श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन से ही रिलेटेड है आपका ऑपरेशन फ्लड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है, तो वो दूध के उत्पादन से रिलेटेड है आपका ऑपरेशन फ्लड। अगर इसमें पता है बहुत कोई क्या करता है, अगर इसमें बाढ़ का ऑप्शन आया हुआ रहता है, जैसे फ्लड फ्लड दिया हुआ है, तो बाढ़ अगर ऑप्शन में देखने को मिल जाता है, बहुत कोई इसमें बाढ़ लगा के आ जाते हैं, जो कि एकदम करेक्ट, एकदम से इनकरेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है, तो वो दूध उत्पादन से रिलेटेड है। तो मिल्क प्रोडक्शन से आपका ऑपरेशन फ्लड रिलेटेड है, इस बात को जरूर याद रख लेना। ओके फ्रेंड्स, अब देखो यहां पर क्या है, भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य, तो वो आपका यूपी हो जाता है। तो आप लोग यूपी के साथ यहां पे चले जाओगे। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है, तो मनुष्य का निकटतम प्राणी गाय, हिरण, बंदर। तो भाई क्या है इसमें? गधा। गधा है क्या? मुझे तो लग रहा है कि गधा ही है इसका निकटतम प्राणी। भाई इसका निकटतम प्राणी वो है आपका क्या? तो वो हो जाता है आपका बंदर, हो जाता है मनुष्य का निकटतम प्राणी। माउंट आबू का दिलवारा मंदिर किसको समर्पित है? तो दिलवारा मंदिर कहाँ है? तो पहले तो यही याद रख लियो कि माउंट आबू में दिलवारा मंदिर स्थित है। तो माउंट आबू में दिलवारा मंदिर जो कि राजस्थान में स्थित है आपका, राजस्थान में। ठीक है, तो माउंट आबू का दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है भाई। और किसको समर्पित है? तो इसे ये जैन तीर्थकर, बुद्ध तीर्थकर, भगवान विष्णु, भगवान शिव। तो भाई ये जैन तीर्थकर को संबंधित है आपका आपका क्या, माउंट आबू का दिलवारा मंदिर जो है आपके जैन तीर्थकर को आपका क्या कहते हैं उसे, समर्पित है। ठीक है, तो जैन तीर्थकर को समर्पित है। आई होप आप लोगों ने इसको जो है करेक्ट किया होगा। तो जैन तीर्थकर को संबंधित है। और ये बनवाया किसने है भाई? तो ये चालुक्य शासकों ने बनवाया है। चालुक्य शासकों ने बनाया था आपके माउंट आबू के दिलवारा मंदिर को। दिलवारा मंदिर को किसने बनाया है? तो चालुक्य शासक ने निर्माण कराया था इसका। ठीक है, तो चालुक्य शासकों ने निर्माण कराया था आपके दिलवारा मंदिर का। और ये इसका संबंध किससे है? तो जैन तीर्थकर से संबंध है। आई होप इतना दूर आप लोगों का कंप्लीट समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। तो आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत सेम, मूली, शैवाल, इनमें से सभी। तो भाई इसमें से करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर व्हाट बताओ, ऑप्शन नंबर क्या? तो भाई सी करेक्ट होने वाला है, सी। नेक्स्ट, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो अगर पूछ ले कि वाटर में जो है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का पूछ ले कि अनुपात क्या है, बताओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। तो 1:8, 8:1, 3:1, 1:5:1। तो भाई क्या है? तो वाटर में जो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात वो 1:8 हो जाता है। अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? तो भाई देखो एकमात्र जो है स्तनधारी जो कि अंडा देता है, तो एकमात्र मैमल जो कि अंडा देता है, बस एक ही है ऐसा मैमल जो कि अंडा देता है, वो है मेढक, चूहा, प्लेटिपस, कंगारू। बताओ आप लोग कौन सा वो स्तनधारी है? एकमात्र मैमल्स, ओनली वन मैमल जो कि अंडा देता है भाई, तो वो आपका प्लेटिपस हो जाता है, प्लेटिपस। ओके, नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय अगर पूछ ले कि किस लिए विश्व प्रसिद्ध था, तो नालंदा विश्वविद्यालय आपके किस लिए बता दो? तर्कशास्त्र, बुद्ध दर्शन, चिकित्सा विज्ञान, इनमें से सभी। बताओ नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो भाई ये आपका प्रसिद्ध था बुद्ध दर्शन या बौद्ध दर्शन से। और नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने करा है? तो कुमार गुप्त ने, कुमार गुप्त ने। तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने करा? कुमार गुप्त ने इसका स्थापना करा है। और इसका विध्वंस किसने करा है? तो बख्तियार खिलजी ने किया है। बख्तियार खिलजी ने इसका विध्वंस करा था। नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने करा था? तो बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार
खिलजी ने इसका विध्वंस करा था। कब? तो 1193 में, ठीक है। तो 1193 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय का जो है विध्वंस किया था, नष्ट किया था इसे। और नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया किसने है? तो कुमार गुप्त ने बनाया है, और ये बौद्ध दर्शन से आपके रिलेटेड हो जाते हैं। औदंतीपुर विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया? तो औदंतीपुर विश्वविद्यालय बता दो किसने किया है? औदंतीपुर विश्वविद्यालय का स्थापना गोपाल, देवपाल, धर्मपाल, इनमें से कोई नहीं। तो औदंतीपुर विश्वविद्यालय का स्थापना भाई वो आपके किसने करा था? तो वो गोपाल ने करा था। आपके औदंतीपुर विश्वविद्यालय का स्थापना गोपाल ने करा था। और ये गोपाल जो थे ये पाल वंश के संस्थापक भी थे। पाल वंश के संस्थापक थे आपके गोपाल। तो पाल वंश के संस्थापक कौन हो जाते हैं? तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल हो जाते हैं। और औदंतीपुर विश्वविद्यालय का स्थापना भी गोपाल ने करा था। अगर आपसे यहाँ पर धर्मपाल देख रहे हो तो धर्मपाल से याद रख लेना, इन्होंने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना करा था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने करा है? तो धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने करा है? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना करा था। इसको भी ध्यान में जरूर रख लेना है आप लोगों को। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो भाई मैं इतना हिंट दे देता हूं कि गरीबी हटाओ का नारा हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री ने दिया था। इतना हिंट दे दिया हूं, आप लोग बता दो किसने दिया है। तो गरीबी हटाओ का नारा जो है भाई वो आपके इंदिरा गांधी ने दिया था। इंदिरा गांधी ने दिया था, जो कि हमारे देश की, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो फर्स्ट जो थी महिला प्रधानमंत्री थी, महिला प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी इंदिरा गांधी, जो कि गरीबी हटाओ का नारा दी थी। ओके। भारत के परीक्षा एवं लेखा प्रणाली का प्रधान कौन होता है? तो भारत के परीक्षा एवं लेखा प्रणाली का प्रधान कौन होता है बताओ? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो भाई वो हो जाते हैं आपके भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कि आप लोग कैग कहते हो, कैग, ठीक है। और केग जो है आर्टिकल 148 में आता है। कितना में केग आता है? तो आर्टिकल 148 में आपका केग आ जाता है। और इसका कार्यकाल कितना है? तो 6 साल या फिर 65 वर्ष, 6 साल या फिर 65 ईयर, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए, या तो 6 साल पहले कंप्लीट हो जाए या 65 वर्ष, तो 6 साल या 65 वर्ष, ठीक है। तो इनका कार्यकाल ये होता है 6 साल या 65 वर्ष का, जो भी कंप्लीट पहले हो जाए। अगर इसमें वर्तमान में अध्यक्ष अगर पूछ ले कि केग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो श्री के संजय मूर्ति, श्री के संजय मूर्ति, ठीक है। तो श्री के संजय मूर्ति जो है आपके हो जाते हैं कैग अभी, अरे यार अध्यक्ष कहता हूं इसमें, अभी जो प्रेजेंट टाइम में कैग आपके कौन है? कैग हो जाते हैं श्री के संजय मूर्ति, जो है प्रेजेंट टाइम में आपके कैग हैं, ठीक है, कैग। ओके, नेक्स्ट। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है? तो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु ऑक्सीजन, लोहा, एल्युमिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो धातु पूछ लिया है तो सबसे ज्यादा वो अभी ऑक्सीजन पाया जाता है आपके पृथ्वी में। नेक्स्ट। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सिंधी, देवनागरी, गुरुमुखी, इनमें से कोई नहीं। तो पंजाबी भाषा भाई वो आपके लिखी जाती है देवनागरी नहीं, सिंधी नहीं, किसमें? तो गुरुमुखी में लिखी जाती है पंजाबी भाषा। सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया? तो यहां पर 2-3 बात आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा। सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो पीएम मोदी ने। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किसने किया? पीएम मोदी ने किया। किस राज्य में किया? तो गुजरात। तो नहीं भाई, गुजरात में नहीं किया है। नोएडा उत्तर प्रदेश, बिहार या झारखंड? तो भाई बता दो आप लोग। तो देखो सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन जो है वो पीएम मोदी ने करा था। कहां पर करा था? तो वो नोएडा उत्तर प्रदेश में करा था। नोएडा उत्तर प्रदेश में। इसके साथ आपको चले जाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया? तो किसने सम्मानित किया है? तो द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया। और ये पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो नर्सों को दिया जाता है। नर्स को जो है आपका राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया जाता है। किसे दिया जाता है? तो नर्स को दिया जाता है। और कितने को मिला है ये पुरस्कार द्रौपदी मुर्मू के द्वारा? 15, 19, 5, 12। तो भाई ये 15 लोगों को दिया गया है आपका राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार कितने लोगों को दिया है? कितने नर्सों को मिला है? तो 15 नर्सों को मिला है। और इसका जो है ये कब से स्टार्ट किया गया था भाई? तो ये 1973 में ये इसका स्थापना किया गया था। ओके, 1973 में। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन श्रीलंका, भारत, चीन, नेपाल। तो भाई ये श्रीलंका में करा गया था राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन।
एशियाई किंग वल्चर के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र किस राज्य में शुरू किया जा रहा है? तो एशियाई किंग वल्चर जो है भाई, ये वल्चर का एक क्या है, तो प्रजाति है। वल्चर का एक टाइप है, क्या है, एक वल्चर का एक प्रजाति है। वल्चर जो गिद्ध होता है उसका एक क्या है, तो प्रजाति है। वल्चर का प्रजाति है आपका एशियाई किंग, तो वल्चर का एक प्रजाति है। और आईयूसीएन ने इसे रेड लिस्ट में डाला है। आईयूसीएन ने इसे रेड लिस्ट में डाल दिया है, ठीक है, तो रेड लिस्ट में डाला, तो आईयूसीएन ने इसे रेड लिस्ट में डाल दिया है। और जिसके लिए अब इसका एक पहला केंद्र जो स्टार्ट किया जा रहा है वो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। कहां पर, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया जा रहा है इसका लिए एक केंद्र का। हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष पूछा है, तो संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष रामनाथ कोविंद, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी। तो संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष जो है आपके अमित शाह को चुना गया है, जो हमारे प्रेजेंट टाइम में जो भाई होम मिनिस्टर हैं, आपके गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर, ठीक है, तो होम मिनिस्टर हो जाते हैं आपके अमित शाह, गृह मंत्री हो जाते हैं, और इन्हें ही संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। ये सभी आपके करंट के क्वेश्चन थे, देख लो करंट का क्वेश्चन है ये सभी, तो आज से मैं करंट भी इसमें इंक्लूड करके लाया हुआ हूं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्रों से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते की बात हुई है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद, ऋग्वेद, भगवद गीता, मत्स्य पुराण। तो भाई ये किससे लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ओके, निम्नलिखित में से धर्म एवं पवित्र पुस्तक की कौन सी जोड़ी असंगत है? तो इसमें से आपको इनकरेक्ट वन को ढूंढना है कि कौन सा जो इसमें करेक्ट नहीं है। तो धर्म एवं उनके पवित्र पुस्तक का नेम दिया गया है, तो ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म में देखो बाइबल इनका जो है पवित्र पुस्तक हॉली बुक है ईसाई के लिए। ओके, जैन धर्म के लिए उपनिषद, तो भाई ये नहीं है, जैन धर्म का उपनिषद नहीं है। जैन धर्म का हो जाता है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र आपका जैन धर्म का पवित्र पुस्तक हॉली बुक का नाम होता है कल्पसूत्र। ओके, सिख धर्म का हॉली बुक जो है गुरु ग्रंथ साहिब है, एंड इस्लाम का हॉली बुक जो है कुरान है। तो यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट होगा। बौद्ध संरचना धम्मिक स्तूप कहां पर है? तो भाई धम्मिक स्तूप आपसे पूछ लिया है, तो धम्मिक स्तूप कहां पर स्थित है बता दो आप लोग। तो भाई ये सारनाथ, राजगीर, वैशाली, इनमें से कोई नहीं। तो धम्मिक स्तूप जो है आपका वो सारनाथ में स्थित है। कहां पर है? तो वो सारनाथ में है। एंड धम्मिक स्तूप किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये अशोक के द्वारा बनाया गया था, अशोक के द्वारा। ओके, धम्मिक स्तूप का स्थापना किसके द्वारा? तो अशोक के द्वारा बनाया गया था। ओके, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? तो पहले यही याद रख लेना, मुद्रा राक्षस जो लिखा है वो विशाख दत्त ने लिखा है। आपका मुद्रा राक्षस को किसने लिखा है? मुद्रा राक्षस, तो विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। और ये किस राजा की कहानी से रिलेटेड है? किस राजा की कहानी है मुद्रा राक्षस में? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार, इनमें से एक से अधिक। तो भाई इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा करी गई है, और ये मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया बुक है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, राजतरंगिणी में किस राज्य का वर्णन है? राजतरंगिणी, तो पहले यही याद रख लेना राजतरंगिणी किसकी रचना है? तो भाई ये कल्हन के द्वारा लिखा गया था। कल्हन के द्वारा जो है राजतरंगिणी लिखा गया था, कल्हन के द्वारा। और इसमें किस राज्य का वर्णन है? तो भाई बिहार का है, कश्मीर का है, ओडिशा का है, या केरल का है? तो देखो राजतरंगिणी में अगर पूछ ले तो राजतरंगिणी में आपके कश्मीर राज्य का वर्णन है। किस राज्य का वर्णन है? तो कश्मीर राज्य का वर्णन है। ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर राज्य का वर्णन है आपके राजतरंगिणी में, और ये कल्हन की रचना है। और राजतरंगिणी जो है इसका अनुवाद किस भाषा में किया गया है? तो राजतरंगिणी का अनुवाद जो है ये फारसी भाषा में किया गया है, राजतरंगिणी का अनुवाद। तो राजतरंगिणी का अनुवाद किस भाषा में? तो फारसी भाषा में। और फारसी भाषा में इसका अनुवाद किसने कराया था? तो जैनुल अब्दीन ने कराया था। जैनुल अब्दीन जो है इसका फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा कि राजतरंगिणी का अनुवाद किसने कराया था? तो जैनुल अब्दीन ने अनुवाद करवाया था इसका फारसी भाषा में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो बता दो अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत कब से हुआ है? तो देखिए भाई अर्जुन पुरस्कार का जो शुरुआत हुआ है वो 1961, 1985 और 1867, या इनमें से कोई नहीं। तो बता दो इसमें आप लोग अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ है? आपके लिए क्वेश्चन है, एक दिन मैंने ये भी डिस्कस करा था आपसे, और आज मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं। तो आप लोग बताओ कि अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत कब किया गया है? तो भाई देखो अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत जो हुआ था वो आपके
कितना में हुआ था? 1961 में अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत करा गया था। और देखो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल पुरस्कार, भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल पुरस्कार, सबसे बड़ा खेल पुरस्कार। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? तो अर्जुन पुरस्कार है। और ये स्टार्ट कब किया गया? तो 1961 में स्टार्ट किया गया। और इसमें इनाम कितना दिया जाता है भाई? तो 15 लाख रुपए का इसमें नगद इनाम दिया जाता है। ठीक है, तो 15 लाख रुपए इसमें इनाम दिया जाता है आपके अर्जुन पुरस्कार में। ओके, तो आप लोग इस बात को जरूर याद रख लेंगे, भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार, सर्वोच्च खेल पुरस्कार, तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है बता दो आप लोग। तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है भाई वो मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार जो हो जाता है वो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार हो जाता है। और अर्जुन पुरस्कार जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है और इसका स्टार्ट 1961 में करा गया था और इसमें 15 लाख रुपए की नगद जो है इनाम दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो भाई भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री उत्तरी देशांतर, 22.5 डिग्री पश्चिमी रेखा, या फिर आपका हो जाता है फिर क्या है? इनमें से कोई नहीं। बता दो कौन सा हो जाता है आपका? तो भाई ये हो जाता है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। मानक समय रेखा कितना? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर क्रॉस होती है? तो 5 राज्यों से होकर के क्रॉस होती है, 5 राज्य से होकर क्रॉस होती है भारतीय मानक समय रेखा। और ये कौन कौन सा राज्य है? तो यूपी याद रख लीजिएगा, एमपी याद रख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ याद रख लीजिएगा, अरुणाचल कहता हूं, आंध्र प्रदेश याद रख लीजिएगा और ओडिशा याद रख लीजिएगा, ओडिशा। तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा याद रख लीजिएगा। इन 5 राज्यों से आपका मानक समय रेखा क्रॉस होता है। और देखो ये भारत का मानक जो समय रेखा है ये कहां से गुजरता है? एक्चुअली ये कहां से गुजरता है भाई? तो ये आपके मिर्जापुर यूपी से गुजरता है। कहां? तो मिर्जापुर यूपी से आपका भारतीय मानक समय रेखा गुजरता है। तो कहां से गुजरता है भारतीय मानक समय रेखा? तो मिर्जापुर यूपी से भारतीय मानक समय रेखा गुजरता है। इसको भी जरूर याद रख लोगे। नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन यहां पर कंप्लीट होता है और मैंने जितने भी 35 क्वेश्चन आपको कराए हैं तो आप लोग जरूर देखना कि आप लोग 35 में से कितना स्कोर कर पा रहे हो। और ये आपका जो मॉक टेस्ट में ले रहा हूं ये आपके मार्क्स बढ़ाने के लिए ले रहा हूं, क्योंकि अगर 35 क्वेश्चन ही मैं आपके साथ डील कर रहा हूं तो 35 इंटू आप लोग कर लो यार, 4 से 5 क्वेश्चन में यहां पर डेली करता हूं। तो 35 इंटू कितना हो गया? 5 चौके 20 की 2 और यहाँ पे 2 14, तो 140 क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर डील कम से कम तो भाई 140 क्वेश्चन में आपके साथ यहां पर डील कर रहा हूं। तो 35 और 4 तो मैं पॉइंट ऐसे भी कम से कम 4 पॉइंट तो यार आपके साथ मैं डील करता हूं। तो 140, 35 क्वेश्चन में आपको 140 क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं। तो ये सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करेंगे एंड पूरा कंप्लीट सेशन जरूर देखें, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप लोग अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर देंगे और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए फिर मैं मिलता हूं कल किसी नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।